हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी मन्नत एक अधूरी ख्वाहिश भाग 41 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। मन्नत ने एक लंबी टूटी हुई राहत की सांस ली। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। लगता है मैं ही पागल हो गई हूँ जो पागलों की तरह सोच रही हूँ। वो यहाँ कैसे आ सकता है, उसने खुद से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में हिम्मत से ज़्यादा डर था। अतीत की वह खौफनाक परछाइयाँ, जो दिन हो या रात हमेशा उसके ठीक पीछे खड़ी महसूस होती थी। उसे हमेशा लगता था वह साया, वह अंधेरा, वह दर्द अब भी उसके आसपास है। उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ गई, लेकिन 2 कदम चलते ही कुछ भीतर टूट सा गया और वह रुक गई। धीरे से, बहुत धीरे से वह पीछे मुड़ी। इस बार उसकी आंखें किसी और को ढूंढ रही थी, किसी एक खास इंसान को, जिसका आना, जिसका पीछे चल पड़ना उसके दिल को राहत दे सकता था। वेदांश का, उसका दिल कह रहा था वह जरूर आएगा। वह उसे ऐसे टूटकर जाते हुए नहीं जाने देगा। वह समझेगा, वह रुकेगा, वह बुलाएगा, वह उसके पीछे आएगा। उम्मीद बहुत छोटी थी, लेकिन उस वक्त वही उम्मीद मन्नत को जिंदा रखे थी। उसकी आंखें जितनी दूर तक देख सकती थी वह उतनी दूर तक देखती रही, पर वहाँ कोई नहीं था। वेदांश कहीं नहीं दिखा। एक पल में ही उसकी सांस अटक गई, दिल भारी हो गया और आंखें भर आई। उसे याद आया जब वह शेखावत मेंशन से बाहर निकल रही थी, वह एक नज़र वेदांश को देखी थी, जो पत्थर की तरह खड़ा था, जैसे उसमें जान ही ना हो। मन्नत का दिल कसक गया था। उसकी नज़रों में एक सवाल, एक दर्द और थोड़ी सी बेचैनी थी। मन्नत का दिल अभी भी उसी पल में अटका हुआ था, पर अब जहाँ वह खड़ी थी वहाँ वेदांश नहीं था। उसकी उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगी। उसके होठ कांपे, आंखें बंद हुई और दिल में एक ही बात गूंजी, मैं शायद अभी भी अकेली हूँ। उसने गहरी सांस ली और वह मुड़ी और धीमे धीमे आगे चल दी, लेकिन उसके हर कदम में वेदांश के ना होने की पीड़ा थी। मन्नत जैसे ही वहां से गई, शेखावत मेंशन के बाहर की लाइटें हल्की थी, हवा में ठंडक थी, पर उस पल जो ठंडक उठी वो हवा की नहीं, खतरे की थी। अंधेरे कोने में खड़ा एक साया धीरे धीरे आगे आया। राव। उसकी नज़र जैसे ही मन्नत पर गई थी, वह भूल चुका था कि वह वहाँ शेखावत मेंशन किस मकसद से आया था। अब बस उसकी नज़रों में मन्नत ही थी। उसके कदमों की खामोशी उतनी ही खतरनाक थी जितनी उसकी नज़रें। चेहरे पर वही शिकारी मुस्कान, आंखों में पागलपन की चमक। वह दीवार से टिककर खड़ा हुआ, अपनी निगाहें उस रास्ते पर गराए जहां अभी अभी मन्नत गायब हुई थी। धीरे खौफनाक आवाज में बोला, बेबी डॉल, तुम मुझे भूली नहीं हो। उसने गहरी सांस ली, जैसे मन्नत की मौजूदगी को हवा में महसूस कर रहा हो। तुम्हारा डर, तुम्हारा कांपना, यह उसी का सबूत है कि तुम आज भी मेरी ही हो। तुम्हारी रग रग में मैं बसा हूँ। उसकी आंखों में पागलपन और बढ़ गया। वो हंसा, एक धीमी, गंदी, रोंगटे खड़े कर देने वाली हंसी। बहुत जल्द बेबी डॉल मुलाकात होगी हमारी। वह आगे झुककर जमीन को छूता है, जैसे किसी याद को उठाया हो, और होठों पर लाते हुए फुसफुसाया, और जो हमारा मोमेंट अधूरा रह गया था। उसने अपनी जीभ दांतों पर घुमाई, चेहरा बेशर्मी से चमक उठा। वह इस बार अधूरा नहीं रहेगा बेबी डॉल। राव की मुस्कान और भी खतरनाक हो गई थी, और इस बार जो भी तुम्हारे आसपास है वो मुझे रोक नहीं पाएंगे। वो फिर से अंधेरे में कदम रखता है, जैसे वही घुल गया हो। अब तूफान बहुत करीब था और मन्नत को पता भी नहीं था कि उसका अतीत फिर से उसका पीछा कर रहा है। शेखावत मेंशन के बाहर खड़ी काली गाड़ी के शीशे के अंदर एक आदमी बिल्कुल चुप बैठा था।
स्टीयरिंग पर उसका हाथ था, लेकिन पकड़ बार बार ढीली हो रही थी। उसकी आंखें सामने थी पर वह कुछ देख नहीं रहा था। वेदांश राठौर, जो पूरी दुनिया के सामने पत्थर की तरह खड़ा रहता था, आज अंदर से बुरी तरह से दरक चुका था। मन्नत की हर बात, उसका दर्द, उसकी टूटी हुई सांसें, उसकी आंखों में नमी, सब कुछ वेदांश के सीने में हथौड़े की तरह बज रहा था। उसकी सांस लड़खड़ा गई। कैसे कैसे सहा उन्होंने ये सब? उसने खुद से फुसफुसाया। आवाज़ काँप रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वह पहली बार महसूस कर रहा था कि उसकी काबू में रहने वाली दुनिया बिखर रही है। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा पकड़ लिया। कायम राव के सामने मन्नत का टूटना, एक्सीडेंट, कोमा, आंखें, उसके दांत भिज गए और वो अकेली थी, बिल्कुल अकेली। मैं कहाँ था? कहाँ था मैं? उसका गुस्सा, अपराध बोध और बेबसी सब मिलकर उसे अंदर से खा रहे थे। वह चाह कर भी अपनी नज़र से मन्नत का वो हालत नहीं मिटा पा रहा था। उसे वो पल याद आया जब मन्नत बताने की कोशिश कर रही थी। उसकी टूटी आवाज़, उसकी सूनी आंखें और सबसे ज़्यादा वह दर्द जो उसने छिपाने की कोशिश की थी लेकिन छिपा नहीं सकी। वेदांश का दिल कसकर सिकुड़ गया था। उन्होंने इतना सब अकेले सहा और मैं बस देखता रहा। उसका गला भारी हो गया। उसने एक लंबी सांस ली पर सांस बाहर निकलते ही टूट गई। वह सीट पर पीछे झुक गया, सिर हेडरेस्ट में टिका दिया। जान, वो सिर्फ इतना ही बोल पाया। नाम लेते ही उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई, जैसे नाम में ही दर्द की पूरी कहानी छुपी हो। उसकी उंगलियां थरथरा रही थी। वह हाथ उठाकर अपने चेहरे पर फेरता है, लेकिन दर्द और बढ़ जाता है। अगर उनकी जगह कोई और होता तो शायद एक पल भी जिंदा न रह पाता। उसकी आंखों के कोने गीले हो गए थे। वह जानता था मन्नत मजबूत है, लेकिन इतनी मजबूत उसने कभी सोचा भी नहीं था। अपने स्टीयरिंग पर दोनों हाथ रखे और आंखें बंद कर ली और गाड़ी का इंजन तेज सांस की तरह गूंज उठा। वेदांश टूट चुका था। उसकी गाड़ी फार्म हाउस के बड़े आयरन गेट के सामने आकर अचानक रुकती है। अंदर बैठा वेदांश हिलता भी नहीं, जैसे उसकी आत्मा वापस वहीं शेखावत मेंशन में छूट गई हो। कई सेकंड बाद वह कार का दरवाज़ा खोलता है। पैर बाहर निकालते ही ऐसा लगा जैसे उनमें जान ही न बची हो। वह लड़खड़ाता हुआ चलता है, कंधों पर अतीत, अपराध बोध और दर्द का पहाड़ रखे हुए। दरवाज़ा उसने जैसे तैसे खोल लिया। फार्म हाउस अंदर से बिल्कुल सुनसान था। सन्नाटा इतना भारी कि उसकी अपनी सांसें भी उसे चुभने लगी। वो सीधे बार एरिया की तरफ बढ़ा। उसकी रफ्तार तेज नहीं थी, बल्कि टूटे हुए इंसान की तरह घिसटती हुई थी। शराब की बोतल उसने बिना गिलास उठाई। ढक्कन खोलते ही क्लिक की आवाज़ ने जैसे उसे और झकझोर दिया। वेदांश ने बोतल होठों से लगाई। एक लंबा भारी घूंट, फिर दूसरा, जिससे शराब नहीं अपने अंदर का दर्द निगल रहा हो। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखें लाल थी और उनमें वही एक सवाल, कैसे कैसे सहा उन्होंने ये सब अकेले। बोतल मेज पर जोर से रखी। उसकी सांसें भारी हो गई। सीना ऊपर नीचे हो रहा था, जैसे तूफान अंदर ही अंदर उठ रहा हो। उधर शेखावत मेंशन। कबीर अपने कमरे में सोफे या बेड पर नहीं बैठा था। वह बस फर्श पर दीवार के पास टिक कर बैठा था, चेहरा दोनों हथेलियों में छुपा हुआ। उसकी आंखें बिल्कुल लाल, दर्द में डूबा हुआ भाई जो खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा था। यह कैसे हो गया? उसकी आवाज़ कांपी। मेरी बहन, मेरी मन्नू अकेले इतना सब सहती रही। आंसुओं की धार उसके गालों से गिर रही थी। उसके दिल का दर्द काबू में नहीं था। पंखुड़ी धीरे से उसके पास आई, उसके कंधे पर हाथ रखा। कबीर, खुद को संभालिए, यह टूटने का समय नहीं है। हमें मन्नत के पास जाना चाहिए, अभी वह बिल्कुल अकेली है। कबीर ने पंखुड़ी का हाथ अपने हाथ में लिया, कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज़ टूट गई। मैं अच्छा भाई नहीं हूँ पंखु, बहुत बुरा भाई हूँ। उसकी आंखें पंखुड़ी से नहीं मिली।
मेरी बहन रोती रही, टूटती रही और मैं बस खामोश रहा। मैंने कभी जानने की कोशिश तक नहीं की कि उसके पीछे कितना अंधेरा था। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। मुझे खुद से नफरत हो रही है। तुम भी मुझसे नफरत करो पंखुड़ी, मैं इसके लायक हूँ। पंखुड़ी की आंखें भी भर आई। उसने कबीर की बाहों को थामकर उसे अपनी ओर खींचा। नफरत नहीं कबीर, आज उसे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। खुद को कोसिए मत। चलिए उठिए, मन्नू के पास चलते हैं। नहीं पंखू, मैं उससे नज़रें नहीं मिला पाऊंगा। मुझ में हिम्मत नहीं है। कबीर के शब्द काँप रहे थे। पंखुड़ी उसे अपनी बाहों में समेटे बैठी रही। उसकी भी आंखों से आंसू बह रहे थे। शेखावत मेंशन की लाइटें धीमी थी। पूरा हवेली नुमा घर अजीब सी खामोशी में डूबा था, जिससे दीवारें भी अपने भीतर रो रही हो। दिव्या जी और राजवीर जी अपने कमरे में थे, पर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक ही कमरे में नहीं, दो अलग अलग दुनिया में बैठे हो। दिव्या जी खिड़की के पास बैठी थी। उनकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। चेहरा सूज चुका था, होठ कांप रहे थे और दिल गिल्ट में जल रहा था। उनकी आवाज़ बमुश्किल निकली। मैं कैसी माँ हूँ राजवीर जी। मैं अपनी बेटी को समझ ही नहीं पाई। उसे अकेले इतना कुछ सहना पड़ा और मैं उसकी माँ होकर भी उसकी पीड़ा तक नहीं पड़ सकी। राजवीर जी पलंग के किनारे बैठे थे, हाथों में सिर थामे हुए। उनकी सांस भारी थी, जैसे हर याद दिल में तीर बनकर चुभ रही हो। उन्होंने धीमी टूटी आवाज़ में कहा, दिव्या, हम दोनों ही नाकाम रहे। हमारी बेटी नरक से गुजरती रही और हमें कुछ पता ही नहीं चला। उनकी आंखों में दर्द, शर्म और टूटन से मिला हुआ सन्नाटा था। कमरा भारी हो गया था, जैसे उनके बीच की हर सांस भी बोझ बनकर लटक रही हो। वहीं हॉल के बड़े सोफे पर केशव जी बैठे थे। उनका चेहरा फक पड़ चुका था, धड़कनें तेज, सांसें उखड़ी हुई। उनका गला भर आया था। मेरी मन्नू, मैंने उन्हें अपनी आंखों की रोशनी बनाकर पाला था और वह मेरे सामने अकेले इतना कुछ सह गई। उनके हाथ कांप रहे थे। दिल पर इतना बोझ था कि चेहरा सीधा भी नहीं हो पा रहा था। उनकी आंखें भर आई। काश मैं उनके साथ होता। काश मैं उनके दर्द को बांट पाता। उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी थी। सांसों की आवाज़ भारी हो गई। पसीना माथे पर मोती की तरह चमकने लगा। पास में बैठी ललिता जी उन्हें संभाल रही थी। हालांकि उनकी भी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो भी कभी मन्नत के लिए अच्छी दादी नहीं बन पाई थी। उनके लिए भी हमेशा से कियारा और कबीर ही सब कुछ थे। केशव जी की तबीयत खराब होते देख वो घबरा गई। वह जल्दी से राजवीर जी को आवाज़ देती है। राजवीर जी और दिव्या जी कमरे से बाहर आए तो उन्होंने देखा केशव जी सीने पर हाथ रखे हुए मुश्किल से बैठ पा रहे थे। पिताजी! राजवीर जी तुरंत उनकी तरफ भागे। दिव्या जी की आवाज़ कांप गई। ये क्या हो रहा है आपको बाबूजी? आप ठीक है ना? पर केशव जी की आंखों में सिर्फ एक ही नाम था, मन्नू। उनकी हालत हर पल खराब होती जा रही थी। दिल का दुख शरीर को तोड़ रहा था। वहीं कियारा अपने कमरे में अकेली थी। कमरे में हल्की पीली रोशनी में उसका चेहरा और भी ज़्यादा थका, टूटा और गुस्से से भरा दिखाई दे रहा था। वह बेड के किनारे बैठी थी। दोनों मुठ्ठियाँ इतनी कसकर भींची हुई थी कि नाखून उसकी हथेलियों में धंस चुके थे। उसकी सांसें भारी थी। आंखों में नफरत, जलन और डर साफ चमक रहा था। वह बड़बड़ाई, मन्नू, मन्नू तुम अब तक चुप क्यों हो? उसकी नज़रें फर्श पर टिक गई। मन्नत की खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी चिंता थी। तुम चाहती तो एक सेकेंड में मेरा सच सबके सामने लाकर रख देती, लेकिन तुमने कुछ कहा ही नहीं। क्यों? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कियारा का गुस्सा धीरे धीरे बेचैनी में बदल रहा था। वह उठकर कमरे में कदम कदम टहलने लगी। नहीं नहीं, जरूर कुछ तो चल रहा है उसके दिमाग में। इतना सब होने के बाद भी तुमने मेरे खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। क्यों? किस लिए? क्या तुम मुझे फंसाने के लिए सही मौके का इंतजार कर रही हो मन्नू? उसकी आंखें फैल गई। डर और पागलपन एक साथ उसमें घुलने लगा। अगर मेरा सच परिवार के सामने आ गया,
अगर वेद को पता चल गया कि मैंने क्या क्या किया है तो मेरे साथ क्या होगा मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। वह कांप गई, कमरे की दीवार पकड़कर खुद को संभाला। ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करूँ? मेरा सच सामने आ गया तो डैड मुझे धक्के मारकर घर से निकाल देंगे। अब तक मैंने जो भी किया अमृता और सहानी मेरे साथ थी, लेकिन अब अमृता भी गायब हो गई। उसकी आवाज़ टूटी हुई थी। सहानी वो भी मेरा साथ छोड़ चुकी है। दोनों दोनों मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन मैं हार नहीं मान सकती। वेद के सामने मेरा सच कभी नहीं आ सकता। उसके अंदर चीख उठी, वेद सिर्फ मेरे हैं। उसके चेहरे पर पागलपन भरी मुस्कान फैली। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे मेरे वेद को छीन लोगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा मन्नू। ये सारा खेल वेद के लिए ही तो शुरू हुआ है। बचपन में कैसे तुम और वेद एक दूसरे की परवाह करते। वेद, उनके लिए तो तुम ही सब कुछ थी मन्नू। मैं सामने होकर भी नहीं होती। जब वो तुम्हारी चोटी खींचते, तुम्हें छेड़ते, मुझे बहुत गुस्सा आता। वेद और कबीर भाई तुम्हारे लिए जुगनू पकड़ कर लाते और जब तुम खुशी से वेद के गले लगती तो मेरा दिल जलता। तुम्हारा हर वो कदम से मुझे नफरत होती जो वेद के करीब बढ़ते, और मेरी नफरत तब बदले में बदल गई जब दादाजी ने तुम्हारे और वेद के रिलेशन पर मोहर लगाने को सोचे। और तो और इससे भी दादाजी का मन नहीं भरा। वह तुम्हें शेखावत एम्पायर की बागडोर सौंपना चाहते थे, और यह मैं कैसे होने दे सकती थी मन्नू? भले कबीर भाई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता था। मैं बड़ी थी, इसलिए तुमसे पहले हर चीज़ पर मेरा अधिकार होना चाहिए था, चाहे वो वेद ही क्यों ना हो। नहीं मन्नू, अगर तुम उनके दिल में नहीं आती, अगर तुम उनके सामने से हट जाती, तो तुम्हें सबकी नज़रों से गिराने के लिए मुझे ये सारा प्लानिंग प्लॉटिंग ही नहीं करनी पड़ती। कियारा ने दर्पण में खुद को देखा। उसकी आंखें लाल थी, बाल बिखरे हुए, जैसे कोई तूफान उसके अंदर ही उठ रहा हो। धीरे से दर्द भरी आवाज़ में बोली, मैं तुमसे बरी हूँ, तुम्हारी बहन हूँ। फिर भी बचपन से देखती आई हूँ कि वेद और कबीर भाई तुम्हारे पीछे पागल थे। उसकी सांस भारी हो गई। यहीं से मेरी नफरत शुरू हुई मन्नू, यहीं से मुझे जलन लगी। कियारा ने मेज पर रखा पानी का गिलास उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। गिलास चकनाचूर हो गया। वह फुसफुसाई, मैं वेद को कभी तुम्हारा नहीं होने दूंगी। फिर वो ठहर गई। उसकी आवाज़ बिल्कुल धीमी, टूटी और डर में डूबी हुई थी। लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरी मदद कौन करेगा? यह सोचते ही कमरे में सन्नाटा फैल गया था, और उसी सन्नाटे में कियारा के डर और पागलपन ने एक नया रूप लेना शुरू कर दिया। वहीं से खावत मेंशन में जहां सन्नाटा था, वहीं एक कमरे में तूफान उठा था। कमरा बंद था, इतना शांत कि बाहर से किसी को कुछ सुनाई भी ना दे, पर अंदर एक धमाका गूंजा। थप्पड़ आवाज़ दीवारों से टकराकर पूरे कमरे में फैली और हवा जैसे कुछ पल के लिए थम गई। क्रिस का चेहरा एकदम साइड को मुड़ गया। उसके गाल पर 5 उंगलियों का गहरा लाल निशान साफ दिखाई दे रहा था, और उसके सामने खड़ी मोहिनी, उसकी आंखें खून की तरह लाल, सांसें तेज और चेहरा गुस्से से फरक रहा था। क्रिस ने जबरा भींचा, गुस्से में थरथराते हुए बोला, मॉम, यू आर आउट ऑफ योर माइंड। आप मुझे थप्पड़ कैसे मार? उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि दूसरा थप्पड़ इस बार पहले से कहीं ज्यादा तेज पड़ी। मोहिनी चीखी, चुप, एकदम चुप। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि जैसे कमरे की दीवारें भी सिहर उठी। बानी जो क्रिस के ठीक पास खड़ी थी, डर के मारे कांप रही थी। उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे, लेकिन क्रिस, उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा, बेहद खतरनाक गुस्सा। क्रिस ने दांत भींचकर पूछा, आखिर हमने ऐसा क्या किया है मॉम? मोहिनी अचानक लड़खड़ाकर सोफे पर बैठ गई। उसने अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ा, जैसे दुनिया उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। वह टूट चुकी थी। उसकी आवाज़ भरा गई, हे भगवान, तुम दोनों ने क्या कर दिया? उसकी सांसें टूट रही थी, शब्द मुश्किल से बाहर आ रहे थे। तुम दोनों ने मन्नत की, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी।
डार्क वेब पर उसकी तस्वीरें डाली, उसकी फाइल, उसकी प्रोफाइल सब बना दिया। वह ऊपर देखकर चीखी, क्यों? इतनी नफरत क्यों है उससे? कमरे में घना सन्नाटा फैल गया। बानी के आंसू बहने लगे। क्रिस का चेहरा सख्त हो गया, उसकी मुट्ठियां भिज चुकी थी और मोहिनी की आवाज़ टूटते हुए उसी चुप्पी में खो गई। क्यों? आखिर क्यों क्रिस? मोहिनी के शब्द जैसे ही खत्म हुए, कमरे में अचानक एक भारी सन्नाटा उतर गया। क्रिस और बानी दोनों की आंखें एकदम फैल गई, जैसे किसी ने उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। क्रिस लड़खड़ाती आवाज में बोला, मॉम, मॉम, आप ये क्या कह रही हैं? हम ऐसा क्यों करेंगे? अब बस यूं ही कुछ भी बोल, उसका झूठ वहीं खत्म हो गया, क्योंकि मोहिनी के चेहरे पर जो गुस्सा था वो किसी तूफान से कम नहीं था। वो दांत पीसकर बोली, मैंने कहा ना, मेरे सामने झूठ मत बोलो क्रिस। उसकी आवाज़ दीवारों से टकराई। बानी डर के मारे पसीने पसीने हो गई। मोहिनी उठकर सीधे क्रिस के पास आई। उसकी आंखें गुस्से से तप रही थी। मैं तुम्हारी माँ हूँ क्रिस, तुम्हारी हर हरकत, तुम्हारी हर झूठ सब समझती हूँ मैं। क्रिस की सांसें भारी होने लगी। उसने नजरें झुका ली। मोहिनी आगे बोली, इस घर में इंटरनेट और डार्क वेब का सबसे ज्यादा ज्ञान किसे है? तुम्हें, तुम दोनों को। उसने उंगली सीधे क्रिस के चेहरे पर उठा दी और जिस तरह मन्नत की तस्वीरें, उसकी प्राइवेट फाइल, उसकी पर्सनल डिटेल्स डार्क वेब पर डाली गई, वो सिर्फ वही कर सकता है जो उसे जानता हो, जो उसके आसपास रहता हो, जो उसकी हर चीज तक पहुंच रखता हो। बानी कांपते हुए पीछे हट गई। मोहिनी की आवाज कांपी, लेकिन गुस्से से। और ये काम इस घर में तुम दोनों के अलावा कोई नहीं कर सकता है। क्रिस की आंखें भर आई, लेकिन वो अभी भी हकलाता रहा, मॉम, वो हमने मनु दी। मोहिनी की चीख ने उसका वाक्य काट दिया। चुप हो जाओ क्रिस, अब कोई झूठ नहीं। उसकी आंखों में दर्द उतर आया, एक माँ का टूटा हुआ दर्द। वो तुम्हारी बहन है क्रिस, हमारी फैमिली है, क्या भूल गए तुम? कमरा शांत हो गया। क्रिस की सांस अटक गई। बानी रोते रोते टूटने लगी। मोहिनी की आवाज़ अब धीमी थी, लेकिन उसमें इतनी पीड़ा थी कि हवा भी भारी हो गई। बताओ क्रिस, इतनी नफरत क्यों? इतनी घिनौनी हरकत क्यों? क्या मन्नत ने तुम्हारा बिगाड़ा था? क्रिस के गले में आवाज़ अटक गई। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह डरने लगा था, बहुत ज़्यादा। मोहिनी गुस्से से कांप रही थी। उसकी आवाज़ ठंडी थी, लेकिन शब्दों में आग जल रही थी। अरे, तुम दोनों को अंदाज़ा भी है जब यह सच बाहर जाएगा तो क्या होगा तुम दोनों के साथ? तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे कबीर भाई और तुम्हारे डैड जिंदा गाड़ देंगे तुम दोनों को। सोचकर ही मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। आखिर तुम दोनों के अंदर इतनी नफरत आई कहाँ से? क्रिस और बानी दोनों के सिर झुक चुके थे। आंखों में डर, शर्म और भारी पछतावा साफ दिख रहा था। मोहिनी ने एक एक शब्द चबाकर पूछा, बोलो, जवाब दो। कुछ पल का भारी सन्नाटा, फिर बानी की टूटी हुई आवाज़ उभरी, हमें बचा लीजिए मॉम। हम सच में नहीं जानते थे कि मनु दीदी के साथ इतना कुछ बुरा हो जाएगा। हम उनका बुरा नहीं चाहते थे, पर हम मजबूर थे मॉम। मोहिनी की भवें सिकुड़ गई। कौन सी मजबूरी? क्या बिगाड़ा था मनु ने तुम्हारा? हाँ, माना, मनु की कुछ हरकतें हम सबको पसंद नहीं थी, लेकिन इतनी नफरत, इतनी घिनौनी हरकतें, समझ में नहीं आता तुम दोनों को हो क्या गया था। अब मुंह खोलोगी तुम, या फिर एक थप्पड़ तुम्हें भी मारकर खुलवाऊं? बानी डर के मारे कांप गई। उसकी आंखों में आंसू तैर आए। वह फुसफुसाई, हमने जो भी किया कियारा दीदी के कहने पर किया मॉम। यह सुनते ही मोहिनी जैसे पत्थर बन गई। दोनों को आश्चर्य, गुस्सा और सदमे में घुरने लगी। कियारा? उसने अविश्वास से कहा, मुझे पता है कि वो मन्नू को पसंद नहीं करती है, लेकिन इतनी नफरत, अपनी ही बहन को बर्बाद करने की हद तक? क्रिस के होठ कांपे। वो हमें ब्लैकमेल करती थी मॉम। मोहिनी की आंखें फैल गई। बानी रोते हुए बोली, हम मजबूर थे। कियारा दी ने हमें हर दिन हर बात पर ब्लैकमेल किया। हम डरते थे, हम सच में डरते थे मॉम। ब्लैकमेल? किस बात पर? मोहिनी के मुंह से
वह मुश्किल ये शब्द निकले थे। इधर मन्नत अपने फ्लैट की बैल्कनी में खड़ी थी। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसके भीतर फैला दर्द किसी भी हवा से भारी था। उसकी नजरें आसमान पर थी, जहां आधा डूबा चांद बादलों में खो रहा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसका अपना दिल हकीकत की मार में कहीं गुम हो चुका था। उसकी आंखें भर आई। वेदांश के साथ बिताए इन महीनों में हर पल, हर मुस्कान, हर छूटा हुआ हाथ, हर नज़र, हर इजहार एक एक करके उसके सामने उभरने लगे। वेदांश की वो आंखें जो उसे देखकर चमकती थी, वो आवाज़ जो उसके नाम को जैसे अपनी सांसों में समेट लेती थी, वो हर छोटा सा ख्याल जो उसे रानी जैसा महसूस करवाता था, सब कुछ आज तलवार बनकर लौट रहा था। उसने धीमे से फुसफुसाया, अच्छा हुआ मिस्टर राठौर, आपको मेरा सच पता चल गया। उसके चेहरे पर हल्की कड़वी मुस्कान उभरी, लेकिन वह मुस्कान हंसी नहीं थी, वह हार थी, टूटन थी। वह बोली, मैं जानती थी मेरे सच के बाद आप भी टूट जाएंगे, आपका मेरा प्यार भी बिखर जाएगा, क्योंकि मेरे जैसा सच किसी भी इश्क को तोड़ने के लिए काफ़ी है। उसकी आवाज़ काँप गई। जो सच मुझे खुद से नफरत करवाता है, जो मुझे हर पल श्रम से जला देता है, वह सच आप कैसे सहते? कोई भी लड़का कभी नहीं चाहेगा कि जिस लड़की से वो मोहब्बत करे उसकी ज़िंदगी पर दाग हो, चाहे वो दाग मजबूरी का हो या जुल्म का। दाग दाग होता है। मन्नत ने आंखें बंद की, छाती में उठते दर्द को जैसे रोक रही हो। कुछ पल बाद उसने फुसफुसाया, मेरा बर्थडे हमेशा सदमे लेकर आता है, आज भी। आज के दिन मैंने खुद को ही तोहफा दिया है, अपने ही हाथों से अपना प्यार तोड़कर। उसकी नज़र अपने गले में उस पेंडेंट पर गई जहां हीरो के अक्षरों में वन्नत लिखा हुआ था। वेदांश ने अपने हाथों से पहनाकर कहा था, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। मन्नत ने पेंडेंट अपनी मुट्ठी में कस ली, इतना कसकर कि उसकी हथेली दर्द से लाल होने लगी, और वह टूटी हुई आवाज़ में बोली, सब कुछ खत्म हो गया। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है मिस्टर राठौर, मेरी किस्मत ही कुछ ऐसी रही। हर सफ़र में साथी मिलते गए, लेकिन बिछड़ने के लिए। आलिया, आप, पंखुरी, सब बिछड़ने के लिए आए। उसकी आवाज़ काँप गई। मैं कल भी अकेली थी, आज भी अकेली हूँ, और शायद हमेशा अकेली ही रहूँगी। यह कहते हुए चुपके से उसके आंसू उसके गालों पर लुढ़कने लगे थे। वहीं वेदांश अपने प्राइवेट जिम एरिया में था। कमरे में हल्की नीली लाइटें थी, तेज म्यूजिक बंद पड़ा था, बस उसकी सांसों की भारी आवाज़ और चारों तरफ फैला हुआ सन्नाटा। उसके सामने पड़े बियर कैन और खाली गिलास बता रहे थे कि उसने काफ़ी ड्रिंक की थी, लेकिन उसके चेहरे, उसकी आंखें, उसके शरीर, किसी में भी शराब का नशा नहीं दिख रहा था। नशा बस एक ही चीज़ का था, मन्नत के दर्द, मन्नत की चीखें, मन्नत की आंखों में छिपी हुई टूटन, और उन जुल्मों का जिनकी वजह वह खुद को मान रहा था। वेदांश बिना ग्लव्स बॉक्सिंग बैग पर घुसे मार रहा था। हर पंच के साथ उसके नंगे हाथों की चमड़ी छिल रही थी, लेकिन वह रुक नहीं रहा था। पसीना उसके शरीर से टपक कर फर्श पर गिर रहा था, और खून भी। पर वेदांश को ना दर्द महसूस हो रहा था और ना खून। वह बस खुद से बड़बड़ाए जा रहा था, मैंने कैसे नहीं देखा, कैसे नहीं समझा, कैसे उन्हें अकेला सब कुछ सहना पड़ा। उसकी आवाज़ टूटने लगी। मेरी जान को उसने एक जोरदार घूंसा मारा और बैग हिल गया। उसका हाथ लहूलुहान हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी आंसू नहीं थे, क्योंकि उसका दर्द उसकी आंखों में नहीं, सीने में जल रहा था। तभी उसकी नज़र दीवार पर टंगी उस चाबुक पर पड़ी जिसे वो अपनी ट्रेनिंग में इस्तेमाल करता था। वह धीरे धीरे चला, नंगे शरीर पर सिर्फ एक बॉक्सर पहने हुए, पसीने, खून और गुस्से से भरा हुआ। उसने चाबुक उठाया। पहली बार जब उसने इसे अपने पीठ पर मारा, आवाज़ कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। चाबुक का निशान उसकी पीठ पर उभर गया, लाल चटक जलता हुआ, लेकिन वेदांश के चेहरे पर एक भी सिकन नहीं आई। हर वार के साथ वह फुसफुसाता,
उन्होंने जितना झेला, मुझे दर्द कैसा लगता है यह महसूस होना चाहिए। मुझे भी जलना चाहिए, मुझे भी टूटना चाहिए। वो खुद को ऐसे मार रहा था जैसे अपने हर सांस को सजा दे रहा हो, जैसे अपने प्यार की नाकामी का हर जिम्मेदार खुद को मान रहा हो। अब उसके शरीर पर ना जाने कितने निशान बन चुके थे। पीठ, कंधे, बाजू, हर जगह चाबुक की रेखाएं खून से भीग रही थी, लेकिन उसकी आंखें सूखी थी। वह रो ही नहीं पा रहा था। उसने फिर चाबुक उठाया एक बार और, लेकिन हवा में ही किसी ने उसे कसकर रोक लिया। चाबुक वेदांश के हाथ में कांपता रह गया। वह पलटा। पीछे मयंक खड़ा था। उसके चेहरे पर हैरानी, डर और सदमे का मिला जुला भाव था। वेदांश ने चाबुक उसके हाथों से झटकना चाहा। तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे अकेला छोड़ दे। मयंक की आवाज़ कांप गई। मेरी छोड़। तू बता वेद, ये क्या कर रहे हो तुम? वेदांश ने उसे देखा। उसकी सांसें भारी थी। चेहरा दर्द से नहीं, मोहब्बत, गुस्से और टूटन से जला हुआ था। उसने बुदबुदाया, मैं अपने हिस्से का दर्द महसूस कर रहा हूँ मयंक। वह दर्द जो मिस मन्नत ने इतने महीने अकेले सहा। ऐसे? पागल हो गया है तू वेद? मयंक बोला। खुद को देख। अपने ही शरीर को लहूलुहान करके आखिर साबित क्या करना चाहता है? वेदांश ने लाल आंखों से पलटकर देखा। चेहरा दर्द से भरा, लेकिन दिल उससे भी ज्यादा टूटा हुआ। उसने झुंझुलाते हुए चाबुक मयंक के हाथों से छीनना चाहा। मुझे अकेला छोड़ दे मयंक, मैं इस वक्त किसी से बात करने के मूड में नहीं हूँ। लेकिन मयंक उसके सामने दीवार की तरह खड़ा रहा। गुस्से और चिंता से भरकर बोला, नहीं, आज मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ने वाला हूँ। पहले ये बता, तू खुद के साथ ये कर क्या रहा है? बस यह सुनते ही वेदांश का दर्द फूट पड़ा। वह टूट चुका था। आवाज़ कांप रही थी, सांसें भारी थी। तो क्या करूं मयंक, बता क्या करूं? उसके शब्द कच्चे दर्द की तरह बाहर आए। मन्नू का हर दर्द, उनके हर जख्म, सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ। उसकी सांसें टूटने लगी। आंखें लाल थी, लेकिन उनमें आंसू नहीं थे। जैसे दर्द ने सारे आंसू जला दिए हो। मैं वही किंग हूँ, वही किंग जिसकी वजह से उन्हें टॉर्चर किया गया, उन्हें डराया गया, उन्हें रातों में रुलाया गया, उन्हें उस राव के सामने कहते हुए वेदांश गुस्से से कांप उठा। किंग के लिए, यानी कि मेरे लिए उनका किडनैप हुआ। उस कैंप में वो नरक से गुजर रही थी। अब उसकी आवाज़ भर आ गई। किसके लिए? सिर्फ किंग के लिए? मुझ तक पहुंचने के लिए? मलिक और राव ने उनका इस्तेमाल करना चाहा। वेदांश अपने ही बाल पकड़कर बैठ गया, खुद पर घृणा करते हुए। मुझे खुद से नफरत हो रही मयंक, मुझे अपना किंग होने से नफरत हो रही है, जिसकी वजह से मेरी जान, मेरी मन्नू हर दिन मरती रही, जिसने उसका अस्तित्व छीन लिया। उसकी आवाज़ टूट गई। पहली बार वहाँ वेदांश यानी किंग नहीं, एक टूटा हुआ वह साधारण आदमी लग रहा था। ना किंग होता और ना उनके साथ ये सब होता। यह सोचते ही मुझे खुद से इतनी नफरत हो रही है, जिससे लगता है मुझे जीने का कोई हक ही नहीं है। वेदांश ने टूटी सी आवाज़ में फिर कहना शुरू किया, मानो अपने सीने में दबे जहर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। मैंने अपने ही हाथों से अपने प्यार का गला घोंट दिया। अपने गुस्से में, नफरत में, अपनों की साजिशों में इतना उलझ गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं अपनी ही मनु से दूर हो गया, कब उन्हें खुद से अलग कर दिया। कमरे में उसकी टूटी सांसों की आवाज़ गूंजने लगी। मुझे ये भी नहीं पता चला कि मेरी एक गलती, एक फैसला उनकी दुनिया उजाड़ देगा। और सबसे बड़ी विडंबना जानता है क्या है? वह हंसने की कोशिश करता है, लेकिन वह हंसी टूटे हुए कांच जैसी लगती है। कैलिफोर्निया से लौटने के बाद जब मुझे पता चला मेरी कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ है, मन्नू के गायब होने से, उनके उस प्रोजेक्ट को ज़बरदस्ती लेने की कोशिश से, तो मैं अंधा हो गया मयंक। इतना अंधा कि नफरत में खुद को ही खो बैठा। इतना अंधा कि मैं कियारा के साथ फिजिकल रिलेशन तक जा पहुंचा। उसने अपनी मुठिया भींच ली, सिर्फ इसलिए कि मन्नू जब लौटे तो उनकी आंखों में तरफ देखूं, उनकी तकलीफ देखकर मुझे सुकून मिले। मैं कितना गिर गया था मयंक। जिस वक्त मैं कियारा के साथ में था, उसी वक्त मेरी मन्नू जीवन और मौत के बीच झूल रही थी, राव से भाग रही थी, नरक से लड़ रही थी।
यह सोचता हूँ तो दिमाग फटने लगता है। कभी लगता है खुद को दफन कर दूँ। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उन्हें तकलीफ देने में। उनकी लाइफ का सबसे बड़ा विलन वेदांश राठौर यानी किंग दोनों ही है। जिस्म से लेकर रूह तक उनके हर चोट का कारण सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं। इसलिए मैं खुद को सजा दे रहा हूँ। मयंक उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वेदांश का घुटा हुआ दर्द उसकी आवाज़ में डूब चुका था। मयंक ने गहरी सांस ली और सीधा सवाल दागा, तो क्या तू इसलिए खुद को मिटा देना चाहता है क्योंकि अब मन्नू तेरे लायक नहीं है, क्योंकि उनके चरित्र पर दाग है, क्योंकि उसका जिस्म? यह सुनते ही वेदांश की आंखों में आग भड़क उठी। वह तड़प कर खड़ा हुआ और दांत पीसते हुए गरजा, बकवास बंद कर मयंक। मैंने उनके जिस्म से नहीं, रूह से मोहब्बत की है। अगर उनके जिस्म पर हजारों घाव होते तो भी मेरी मोहब्बत कम नहीं होती। मेरी जान है, जान है वो दाग से नहीं टूटता, दाग की परवाह करने वाला टूट जाता है। मयंक के होठों पर राहत भरी मुस्कान आई। तो फिर किस बात का डर है तुझे? जा और उसे संभाल। इस वक्त उसे तेरी ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। तू खुद मानता है कि वह तेरे लिए बनी है, तो फिर क्यों दूर भाग रहा है? वेदांश ने फीकी टूटती मुस्कान दी, क्योंकि मैं उनके लायक नहीं हूँ मयंक। मेरा प्यार मेरे ही हाथों में दागदार हो चुका है। मैं उनसे नज़रें भी नहीं मिला पाऊँगा, और जब उन्हें पता चलेगा कि मैं ही किंग हूँ, जो उनकी बर्बादी की वजह हूँ, तो मनु टूट जाएगी। वेदांश टूटे हुए स्वर में बोला, मैंने उन्हें खो दिया है मयंक। वह मेरा प्यार, मेरी जिंदगी मेरे सामने टूट गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। उसकी आवाज़ फट चुकी थी। इस बार उसकी आंखों में वास्तव में आंसू टूटकर बह निकले। मुझे समझ में नहीं आता, क्या करूं, कैसे करूं? क्या मैं उन्हें संभाल भी पाऊंगा? मयंक उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। जो होना था उसे बदल नहीं सकते। सच हमें पहले से ही मालूम था। हालांकि इतना बुरा था इसका अंदाज़ा नहीं था, लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। राव हमारे सामने घूम रहा है। मलिक तक अभी पहुंच नहीं पाए हैं। हमें यह तक नहीं पता कि डार्क वेब पर मन्नत की तस्वीरें किसने डाली, और वो आलिया तुम तक कौन सा संदेश पहुंचाना चाहती थी जो मन्नत ने हमें अभी तक नहीं बताया है। अब तो मुझे यकीन है यार कि आलिया सच में शेरा की ही बेटी थी। ऐसे बहुत सारे राज हैं जो हमारे सामने हैं, लेकिन अभी भी हमारी पकड़ में नहीं है, और इन सब के बीच मन्नत को बचाना सिर्फ और सिर्फ तेरी जिम्मेदारी है। अगर तू खुद को ऐसे तोड़ देगा तो फिर मन्नत को कौन बचाएगा? वह उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से बोला, वेद सच मान, उसे सच में तेरी ज़रूरत है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा। जा और अपनी मन्नू को संभाल। तेरा प्यार कोई साधारण प्यार नहीं है, किंग का प्यार है, अपनी क्वीन के लिए। और किंग बनना तुमने खुद नहीं चुना था, किस्मत ने चुना था। इसलिए इन सब में किंग की कोई गलती नहीं है। लेकिन हाँ, सच जानने के बाद भी यदि किंग कमज़ोर पड़ता है तो उसकी माफ़ी कहीं नहीं मिलेगी। वेदांश चुप तो हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में वह सूना खालीपन अभी भी तैर रहा था। मयंक के शब्दों ने उसे कुछ देर के लिए थाम लिया था, पर दिल के भीतर का तूफान शांत नहीं हुआ था। उसने धीरे से गहरी सांस ली और पूछा, खैर यह सब छोड़, तू यहाँ क्यों आया है? मयंक ने तुरंत जवाब दिया, शिव तुझे कई बार कॉल कर चुका है। जब तूने फ़ोन नहीं उठाया तो उसने मुझे कॉल किया। आयुष होश में आ गया है। यह सुनते ही वेदांश की सांस एक पल को थम गई। उसने खुद को संभाला, अपने खून से सने हाथों को देखा और फिर शर्ट पहनते हुए बोला, चलो कुछ तो अच्छी खबर मिली, हमें हॉस्पिटल निकलना चाहिए। पर मयंक तुरंत आगे बढ़ा और उसके सामने खड़ा हो गया। फिलहाल नहीं, तुझे रेस्ट की ज़रूरत है, डॉक्टर को बुलाना चाहिए। वेद तेरी बॉडी से खून निकल रहा है, इन चोटों को ट्रीटमेंट चाहिए। वेदांश उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से बोला, एक अजीब शांत दर्द के साथ, इसकी ज़रूरत नहीं है मयंक। ये खून, ये हर चोट मुझे याद दिलाएगी कि मेरी मन्नू किस नरक से गुजरी है। यह दर्द मेरी कमजोरी नहीं, मेरा हथियार है। मैं ठीक हूँ, तू जाकर कार में बैठ, मैं आ रहा हूँ। और वैसे भी सुबह होने ही वाली है। मयंक ने उसे एक पल देखा, जानता था कि वह उसे रोक नहीं सकता। वेदांश जब जिद पर होता है तो पूरी दुनिया भी उसे नहीं रोक पाती, इसलिए वह चुपचाप मुड़ गया और बाहर जाकर कार में बैठ गया। वेदांश ने एक आखिरी बार अपने हाथों पर बने ताजे घावों को देखा।
आंखें बंद की और फिर उससे भी पता था अब एक नया युद्ध शुरू हो चुका है। लेकिन किसी और के लिए आज का दिन मानो किसी युद्ध से कम नहीं था। कमरे की ठंडी हवा भी जैस्मिन के बदन को शांत नहीं कर पा रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज थी, गलती से भी नजर ऊपर उठाने की हिम्मत नहीं थी। और उसके ठीक सामने किंग साइज चेयर पर बैठा राव अपनी गहरी धारदार नज़रों से उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसकी हर धड़कन, हर डर, हर सोच को पढ़ रहा हो। जैस्मिन का गला सूखता जा रहा था, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और हथेलियां एकदम नम। उसने निगाहें नीचे रखते हुए मन ही मन कहा, हे भगवान, आज इसे क्या हो गया है? मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? दिल की धड़कनें उसके कानों में धमक बनकर गूंज रही थी। फिर से वही डर, वही खौफ, जैसे पहली बार इसने मुझे देखा था। जैस्मिन भले ही अपने भाव छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राव उसकी हर धड़कन, हर घबराहट को खून की तरह सूंघ सकता था। उसकी बेचैनी देखकर राव के चेहरे पर एक रहस्यमयी खतरनाक मुस्कान फैल गई। वो धीमे गहरे स्वर में बोला, जैस्मिन, आज मैं बहुत खुश हूँ। जैस्मिन की पलकों ने एक झटके में कांपना शुरू कर दिया। वो डरते हुए फुसफुसाई, किस वजह से सर? आपकी खुशी की वजह? राव ने अपनी आंखें और संकरी कर ली, होठों पर वही शिकारी मुस्कान। कारण? उसकी आवाज़ एकदम धीमी, जहर की तरह थी। तुम जानना चाहती हो मेरी खुशी की असली वजह? जैस्मिन की रूह जैसे उसके शरीर से बाहर निकलने को हो गई। उसकी सांस अटक गई, दिल सीने पर जोर से हथौड़े मारने लगा। कमरे के भीतर एक तूफान बस खुलने ही वाला था और जैस्मिन उस तूफान के ठीक सामने खड़ी थी। राव धीरे धीरे अपने चेयर से उठा और उसके कदम जैस्मिन की तरफ बढ़ने लगे। उसके हर कदम के साथ साथ जैस्मिन के पाँव अपने आप पीछे हटने लगे। वह कांप रही थी। सच में आज उसे राव से एक अलग ही खौफ महसूस हो रहा था, क्योंकि जो शब्द राव बोल रहा था और जो उसकी आंखों में था, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। तभी राव एक झटके में उसके बिल्कुल करीब आ गया। जैस्मिन को लगा जैसे उसकी सांस थम गई हो। राव ने ठंडी आवाज में कहा, मेरी खुशी की वजह? बस इतना ही कहा था कि अगले ही पल राव का जोरदार थप्पड़ जैस्मिन के गाल पर पड़ा। जैस्मिन का चेहरा एक तरफ घूम गया। राव ने उसके बालों को पीछे से कसकर पकड़ लिया, उसे अपनी तरफ खींचा और उसके चेहरे को ऊपर करते हुए अपनी ठंडी आंखों में आंखें डालकर बोला, एजेंट हो तुम और तुमने अपना काम सही तरीके से नहीं किया। भूल गई ट्रेनिंग में हमने क्या सिखाया था? नहीं सर, जैस्मिन कांपती आवाज़ में बोली। आंसू रुके नहीं रुके, बह रहे थे। मुझसे जो कहा गया था मैंने वही किया है सर। प्लीज़ प्लीज़ मुझे कोई सज़ा मत दीजिए, मैंने कोई गलती नहीं की है। यह सुनते ही राव के चेहरे पर एक सातिर मुस्कान खिली। वहीं दूसरी ओर संध्या जी की भी फ्लाइट मुंबई लैंड कर चुकी थी। क्या होगा कहानी में आगे? क्या करेगा राव जैस्मिन के साथ? आखिर कियारा क्यों ब्लैकमेल कर रही थी क्रिस और वानी को? और कैसे बचाएगा वेदांश मन्नत को राव और कियारा के अगले साजिश से? जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट के साथ साथ हाई भी ज़रूर दीजिए। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।